यहाँ आप अपने सामने देख सकते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कंप्लीट जो है प्री से लेकर के मेंस तक का विथ मैपिंग नोट्स आपके लिए बना करके लेकर के आ चुके हैं। और इस नोट्स को बनाने में जो मेहनत लगी है ना, वो मैं ही जानता हूं, क्योंकि इसमें प्री और मेंस का दोनों मुझे ऐड करना पड़ा है। और साथ ही साथ देखिए इसमें मैपिंग को भी मैंने डिस्कस कर दिया। मतलब मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का ना ही आपको कोई क्लास करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई और लेक्चर या आपको कहीं से और जो है और डीपली पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक एक चीज को देखिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं, उसके साथ साथ जो उसके समकालीन सभ्यता थी, जैसे मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया जिसको सुमेरियन भी बोलते थे, चीन की सभ्यता का जो अलग उधर विकास हुआ उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया। और कितना अच्छा यहां पर देख सकते हैं मैपिंग और डायग्राम फ्लो चार्ट का बेसिस से यूज करके, ताकि आपने देखिए यहां मेंस के लिए भी कितना अच्छा मैंने टॉपिक का यहां पर डिस्कस कर दिया। तो बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा ये आपका जो है कंटेंट होने वाला है प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के। तो वीडियो को आप जो है लाइक करना। फिर यहां पर देखिए मैपिंग थ्रू भी कितना अच्छा इसको बताया है। जो इसके 7 प्रमुख नगरीय स्थल, मतलब 7 नगरीय स्थल को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका 90% लगभग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विथ मैपिंग। उसको देखिए मैंने यहां पर बताने का जो है प्रयास किया है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और मेहनत जो इसमें लगी है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। केवल आपके लिए ये करते हैं ताकि आपके एकदम सिलेक्शन में कोई जो है बाधा वगैरह ना आए। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये लगता है। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो ही सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, तो चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ने से पहले ना आप ये जानिए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राक इतिहास, एक आद्य इतिहास और एक ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, प्राक इतिहास किसको बोलते हैं? जिसका कोई प्रमाण या साक्ष्य अभी तक हमें उपलब्ध नहीं है, इसको पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, आद्य इतिहास किसको बोलेंगे? जिसकी कुछ विशिष्ट आकृतियां या चिन्ह हमको मिला है, लेकिन अभी तक इसे समझा नहीं जा सका है। और याद रखिएगा, इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जो पश्चिमोत्तर भारत में फैली है, लगभग त्रिभुजाकार में 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। उसके बाद ऐतिहासिक इतिहास, जिसको जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में जो हम रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका आद्य और आपका प्राक, आद्य और ऐतिहासिक में देखिए आपको पता होगा, पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है माइंड में ना कभी कभी निकल जाता है, तो इसीलिए इसको रिवीजन करा देना जरूरी है। फिर यहाँ पर देखो, शायद ये पहला ही पेज है, उसका एक और हो गया। यहाँ पर देखो कितना अच्छा मैपिंग थ्रू बता दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता को, पूरा भारत का मैप बना दिया है और त्रिभुजाकार में ये आपको बैठा दिया है। और मेंस में आप इसको कितना अच्छा लिख सकते हैं, तो कितना अच्छा आपको मार्क्स मिल जाएगा। जैसे पश्चिमोत्तर भारत में सुतका के डोर पे कहां पर स्थित था भाई? तो ये दास नदी के किनारे। अच्छा, सुतका के डोर क्या था? तो एक बंदरगाह था। उसी प्रकार पूर्व में आलमगीरपुर के सामने यूपी में हिंडन नदी, और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। फिर उत्तर में आपका मांदा में चिनाब नदी के सामने, कश्मीर में या जम्मू में है ना, जम्मू में ये पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत में दाइमाबाद में गोदावरी नदी तट के किनारे कहां पड़ता है? ये तो महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी के अलावा अगर आपको प्रवरा नदी भी पूछ दे तो आप प्रवरा भी जो है मार के आ जाइएगा, क्योंकि इसके निकट ही है। ठीक है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की किलोमीटर 1600 किलोमीटर, फिर यहाँ पर जो है दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर, और यही मिलाकर के 20 लाख किलोमीटर के साथ में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं नीचे में। सिंधु घाटी सभ्यता का जलीय सीमा जो है 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है किन किन राज्यों में? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अच्छा, उत्खनन और खोज में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसकी खोज जो है 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था, है ना। हड़प्पा में टीलों में कुछ ईंटा प्राप्त हुआ था, लेकिन इसमें कोई उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं लिया गया था, है ना, विशेष ध्यान नहीं गया था। फिर आपका 1853 से 1856 के बीच क्या हुआ था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम के समय में रेलवे लाइन बिछ रहा था। ठीक है, और इसी समय ब्रंट बंधु जो थे, एक जॉन ब्रंट और एक विलियम ब्रंट, है ना, इन्हीं ने जो है प्राचीन काल में कुछ ईंटें जो है वो प्राप्त हुए थे, प्राचीन काल के कुछ ईंटें, लेकिन इन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया था। अब यहां से देखो फाइनली 1921 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है जॉन मार्शल जो है अध्यक्ष बनते हैं, और जॉन मार्शल ही आदेश देते हैं कि इनको दयाराम साहनी को खोज करने के लिए। और फाइनली 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, तो आई होप ये आप
आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि जॉन मार्शल कौन थे, दयाराम साहनी कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, और यहाँ पर चार्ल्स मेसन कौन थे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला प्रारंभिक और प्रारूप स्थल था, ठीक है। हालांकि जो है यहाँ पर देखो, हड़प्पा की खोज के बाद लगभग वर्तमान में अभी तक 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ो। हड़प्पा सभ्यता क्यों पता है, क्योंकि पहला बार खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि अधिकतर स्थान सिंधु नदी के किनारे खोजे गए हैं। सरस्वती नदी सभ्यता किस लिए बोलते हैं, क्योंकि सिंधु और गंगा के बीच में एक सरस्वती नदी बही है और ये वर्तमान में अभी विलुप्त। अच्छा, इसी सरस्वती नदी को घग्गर भी बोलते हैं, याद रखना, तो इसीलिए इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं। आगे इसका मैपिंग भी हम पढ़ेंगे। प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि पक्की ईंटें का इसमें निर्माण किया गया था, विकसित हुआ था प्रणाली, इसीलिए इसे जो है प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता किस लिए कहते हैं, क्योंकि तांबा भाई और टीन का जो है कांस का उपयोग करके जो है बनाया गया था। कांस, तांबा और टीन का उपयोग करके कांस का उपयोग किया गया था, इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता कहता है। नोट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, लोहे का ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, इसको आप याद रखिएगा, है ना। देखो यही मैं दर्शाने वाला था, पहले इसको देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज हुई है, जो कि सिंधु और गंगा नदी के बीच के मध्यवर्ती, जो कि सरस्वती नदी के क्षेत्र में हुआ है। और इसी सरस्वती नदी को क्षेत्र को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। देखो, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का आपको नदी तंत्र यानी सिंधु नदी प्रणाली तंत्र भी आपको पता होना चाहिए। देखो कितना अच्छा अलग अलग कलर करके समझा दिया ताकि आपके माइंड में नदी का कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन किससे सटा है और बहा है। पहले तो यहाँ से आपका मानसरोवर ये से मतलब कि आपका कैलाश श्रेणी से जो है आपका ये सिंधु नदी निकला हुआ है और डायरेक्ट सतलज नदी जा करके मिल गया सिंधु से। ये यूपीएससी में पूछा भी गया था कि डायरेक्ट कौन सा नदी सिंधु में मिल रहा। उसके ऊपर में ये माटी कलर का व्यास नदी, ऊपर आपका देख सकते हैं रावी नदी जो कि ऊपर वाले चिनाब से मिल रहा, और झेलम नदी भी जो है ऊपर वाले चिनाब से जो है मिल रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये है गंगा नदी, और यही बोल रहा था ना, ये आपका सिंधु नदी और ये आपका गंगा नदी, और बीच में यहीं पर देखो सरस्वती नदी। तो इसी के जो है आसपास सिंधु घाटी सभ्यता जो है ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सरस्वती नदी या घग्गर नदी किन दो नदियों के बीच में था, तो सिंधु नदी और गंगा नदी। कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये भी पूछ सकता है कि सतलज नदी और यमुना नदी के बीच में भी ये पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति, तो प्रथम नगरीय क्रांति इसमें क्या थी, तो देखो क्यों था, क्योंकि पक्की ईंटों का इसमें घर निर्माण किया गया था, पक्की सड़कों का निर्माण किया गया, सुनियोजित नगर व्यवस्था यहाँ पर था, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली यहाँ पर था, व्यापार के लिए आसपास के देशों से व्यापार करते थे। भारत में पहली बार कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया, जो कि मिक्सर मैंने बता दिया। अच्छा, अगर पूछ दिया भारतीय इतिहास में पहला धातु कौन सा प्रयोग किया गया था, तो वो तांबा किया गया था, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसकी समकालीन सभ्यताएं क्या क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो एक थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं, एक चीन की सभ्यता और एक मिस्र की सभ्यता, ठीक है। अच्छा, यही मिस्र की सभ्यता नील नदी की सभ्यता कहलाती है क्योंकि नील नदी के सामने ये पनपा था। और इसी समय जो है चीन जो है पीली नदी के किनारे भी इसका भी जो है डेवलपमेंट हो रहा था। ये देखो कितना अच्छा मैपिंग से आपको बता दिया, पूरा वर्ल्ड मैप बना करके चारों सभ्यता को लिख दिया ताकि आपके मेंस में पूछे तो आप इसको अच्छे से लिख पाएं और आप अच्छे से जवाब भी। पहला अफ्रीका महाद्वीप में देखो नील नदी के किनारे इजिप्ट की सभ्यता 3150 ईसा पूर्व। फिर यहाँ पर देखो अरब के साइड आपका ये आपका देख लो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व, और ये यहाँ पर देखो एक फरात नदी और यहाँ पर एक दजला नदी जिसको टिग्रिस नदी भी बोलते हैं और इसको यूक्रेट्स भी बोलते हैं, इसके सामने ये जो है डेवलप हुआ। उसी प्रकार हमारा प्यारा सा भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये जो है हुआ, ठीक है। फिर चीन की सभ्यता जो है 1600 ईसा पूर्व में ये जो पीली नदी के किनारे ये जो है ये बहा, ठीक है। तो नदी भी दर्शा दिया, लोकेशन भी दर्शा दिया और मैपिंग भी दर्शा दिया। और अच्छा, इसी पीली नदी को ना हुआंग वैली भी कहते हैं, थोड़ा सा आप इसको याद रखना, ठीक है। और याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ स्थलीय और जलीय से दोनों के साथ जो है अच्छा व्यापार था, लेकिन चाइना के साथ ये नहीं था क्योंकि इधर ना क्योंकि देखो समकालीन ही था लेकिन एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं था क्योंकि यहाँ पहाड़ पर्वत वगैरह की वजह से नहीं हो पाया था चाइना के साथ। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यता में जटिल मार्ग के कारण संपर्क नहीं हो पाया था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था, आपको ये माइंड में याद रखना है। सिंधु घाटी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उत्खनन समस्याओं को लेकर के अभी तक कोई सुस्पष्ट साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण कोई जो है
सही कालक्रम इसका ज्ञात नहीं हुआ है। सभ्यता के काल को निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन विधि का याद जो है डेटिंग को लेते हैं, जिसको C14 भी बोलते हैं, है ना। और C14 क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको समझो, ठीक है। देखो C14 कब होता है, जब नाइट्रोजन और सूर्य मिलता है तब कार्बन 14 जो है बनता है। ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है ना, जिसका नष्ट अपने अपने मतलब क्षय या विखंडन अपने अपने साथ समय के साथ होता है ना, विखंडन जो है वो होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसे हम पता लगा लेते हैं, जैसे कि मान के चलो किसी पदार्थ में C14 है और शुरुआत में उसमें 20 अणु रहा होगा, तो 20 से 10 अणु होने में उसको 5730 साल लगेगा। फिर 10 अणु से 5 अणु यानी आधा जीवन होने में उसको 5730 साल लगता है। तो मान के चलो 2.5 इसका जो है अणु है, तो इसका जो है पहला वाला और ये वाला मिला करके कंपेयर करके जो है वो बता दिया जाता है कि कितना साल पुराना है, ठीक है। तो आप फिलहाल यही समझो और यही बेसिक है, ठीक है। चलिए, रेडियो कार्बन विधि द्वारा जो है क्या होता है कि सभ्यता का काल जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ C14 के बारे में और एक याद रखना, किसी पदार्थ में ना C12 और C14 होता है, तो C14 ये नष्ट होता है और ये स्थिर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़िए, वर्तमान समय से जो है सिंधु घाटी सभ्यता 4800 वर्ष पुराना है। कैसे है, अभी 2025 चल रहा है और 2300 ईसा पूर्व, दोनों को जोड़ करके लगभग 4800 साल यानी 4800 साल पुराना हमारा ये सभ्यता है वर्तमान से, ठीक है। बाकी जैसे जैसे साल आएगा तो वैसे वैसे आप इसको कैलकुलेट कर दें। देखिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता उत्पत्ति हुई, इसका भी लोग कुछ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के से हुई, ये एक विचारधारा जो है विदेशी है, ठीक है। इस विचारधारा के अनुसार जो है भारत की सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से विकसित हुई है। वस्तुतः यह विचारधारा जो है विकासवादी सिद्धांत विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है ना। विसरणवादी सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि एक सभ्यता जो है अपने मूल स्थान पर न विकसित हो करके बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण से जो है विकसित होता है। कहने का मतलब है कि यह सभ्यता कहती है कि मेसोपोटामिया से लोग भारत आए और यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विकास किया। अच्छा, इस विचारधारा के प्रमुख जो है मानने वाले कौन है, मतलब समर्थक में, तो एक गार्डन चाइल्ड हो गया, जॉन मार्शल हो गया, क्रेमर हो गया, D.D. कौशाम्बी आपने नाम सुना होगा, H.D. संकालिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है 2400 ईसा पूर्व भारत आए, इनके अनुसार और परिस्थितियों का अनुसरण करके एक नवीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे खोज की। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाई जाने वाली समानता के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ करके देखते हैं। अच्छा, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या समानता है, इसको पढ़ो, प्रीलिम्स और मेंस में ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और ये ना स्टेट PCS और UPSC दोनों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, और भी अदर एग्जाम के लिए RO SSC वगैरह के लिए भी हेल्पफुल है, लेकिन इसको पढ़िएगा तो आपके UPSC एंड PCS में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पक्की ईंटों का साक्ष्य जो है दोनों जगह पाया गया है, यानी सिंधु और मेसोपोटामिया दोनों जगह में। लिपि का ज्ञान था, कांसे का प्रयोग था, मिट्टी के बर्तन और चाक का प्रयोग जो किया गया है। कृषि और जो है व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, अच्छा चाक मतलब मिट्टी वाला चाक, अर्थव्यवस्था दोनों में था। बैल की आकृति वाले मुहर दोनों जगह पाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। किंतु एक बात याद रखना कि विचारधारा तर्क संगत नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सभ्यता में कुछ मूलभूत भी अंतर पाए गए हैं। क्या अंतर पाए गए हैं, वस्तुतः देखो, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 12 गुना क्षेत्र जो है ये बड़ा था और अधिक जो है सर्वश्रेष्ठ था इन दोनों से। तो कैसे मान सकते हैं, ये भी तो हो सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ही ये हुआ था। यहाँ पर देखो, हालांकि इन सभ्यताओं के बीच समानता थी, किंतु इन समानताओं का प्रमुख कारण आपसी व्यापार भी हो सकता है। जो मैंने यहाँ पर बताया कि उपमहाद्वीप से ऐसे ऐसे कैसे जलीय और स्थलीय से व्यापार था, तो उससे भी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ होगा। अच्छा, साक्ष्यों के आधार पर जो है भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था, तो ये भी एक अहम जानकारी है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत से ही उत्पत्ति हुई है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अंतर है, इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब समानता को देखा तो अंतर को भी देखो। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, वहीं पर जो है उच्च स्तरीय इसका नियोजन प्रणाली था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्ध नगरीय थी और यहाँ पर नगरों के साथ साथ ग्राम भी था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जबकि
मेसोपोटामिया में वो जो है अवस्थित रूप से सड़कें थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली या हाई डेवलपमेंट में था। सिंधु घाटी सभ्यता में बाट माप तौल में एकरूपता थी, जबकि मेसोपोटामिया में एकरूपता नहीं थी। अच्छा, दोनों सभ्यताओं की लिपि एवं मुद्रा में व्यापक अंतर भी है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, वहीं मेसोपोटामिया की लिपि जो है किलानुमा या लाइनों पर आधारित है। उत्खनन मुहरे से प्राप्त हुआ है कि वर्गाकार लिपि यानी स्क्वायर वाला लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है और वर्गाकार नहीं पाया गया है किसमें, मेसोपोटामिया में, ठीक है। अच्छा, मंदिर नहीं था कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित शासन यहाँ पर नहीं था, मात्र सत्तात्मक यहाँ पर थी, यानी महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था, है ना। उसके बाद जो है मंदिर के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए कहाँ से, मेसोपोटामिया से। याद रखना, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। पुरोहित का शासन यहाँ पर था, सत्तात्मक था, ठीक है। उसके बाद एक और विचारधारा दिया यहाँ पर जाता है, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से जोड़कर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को देखा जाता है। कैसे कि विचारधारा की क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर ये जो है आधारित है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की क्रमिक रूप से स्वतः जो है विकसित हुआ, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता क्रमिक रूप से स्वतः विकसित हुआ, इनका ये कहना है। इसके समर्थक जो प्रमुख कौन कौन है, एक फेयर सर्विस और एक रोमिला थापर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका क्या मानना है कि ईरानी बलोची संस्कृति से ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये उदय हुआ। तो यार देखो, बहुत मेहनत लगता है इसको लिखने में और टाइप करने में और बताने में, तो आप प्लीज़ जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस में, जस्ट 101 टाइम फी के साथ एक आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, तो केवल 100 लगेंगे ऐड होने के लिए। नोट्स वगैरह जो भी बनाते हैं वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ भी आप ऐड हो जाना, बहुत अच्छा ग्रुप है। फिर इस मत के अनुसार जो है नाल हो गया, कुल्ली हो गया, आभरी हो गया, ये सब जो है सिंध क्षेत्र में पाए गए हैं, और यहाँ जो है हड़प्पा की पूर्व ग्रामीण जो है यहाँ पर थी, ठीक है। अच्छा, इन इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक से जो है विकसित नहीं होती, पहले ग्रामीण होती है, फिर अर्धनगरीय होती है, फिर नगरीय होती है। तो कैसा आप इसको मेंस में भी अच्छा बना करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा के पूर्व इन ग्रामीण स्थलों में पहले कुछ उत्पादन में वृद्धि होगा, उत्पादन वृद्धि के साथ जो है कार्य विशिष्टीकरण हुआ होगा, श्रम विभाजन हुआ होगा, जिससे जो है अर्थव्यवस्था या जो है व्यवस्था में विकास हुआ होगा, और कर जैसी व्यवस्था तथा प्रशासनिक क्षमता जो है इससे जो है बढ़ी होगी। साथ ही जो है धीरे धीरे क्या हुआ होगा, ग्रामीण से अर्धनगरीय, अर्धनगरीय से नगरीय सभ्यता में जो है ये बदल गया, ठीक है। उसके बाद कालांतर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आदान प्रदान हुआ होगा किसके साथ, मेसोपोटामिया संस्कृति के साथ, और इसी के साथ जो है वो आया होगा, ठीक है। मतलब इस सभ्यता का बलूची संस्कृति का ये कहना है, ठीक है, ईरानी बलूची संस्कृति का। उसके बाद आते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे सोथी सभ्यता। मैंने आपको जो है मेसोपोटामिया के साथ संबंध को बता दिया, यानी विसरणवादी को बता दिया, उसके बाद विकासवादी को बता दिया, उसके बाद सोथी सभ्यता, ठीक है। तो सोथी सभ्यता को जो है अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ने जो है साथ में जो है इनको सिंधु घाटी सभ्यता की सोथी सभ्यता के रूप में विकास इन्हें जो है कहा। अच्छा, इसको जो है खोज जो है इसकी जो है 1953 में जो है राजस्थान में हुई थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1953 में की थी, ठीक है। अच्छा, सोथी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि कहाँ विकसित हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे जो है ये डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। आगे चलकर नगरीय सभ्यता में ये विकसित हो गई। सोथी सभ्यता प्लस सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मृतभांड और पीपल पत्ते के चिन्ह दोनों में पाए गए, यानी सोथी सभ्यता जो सरस्वती नदी किनारे के विकसित हुई, और सिंधु घाटी सभ्यता में मृतभांड का जो है यानी जो मिट्टी का घड़ा है उसमें पीपल और पत्ते के चिन्ह साथ में इनको जो है पाए गए हैं। बर्तनों में समानता तथा रस्सी के प्रमाण में समानता साक्ष्य के कारण जो है सभ्यता का जो है विकास जो है ग्रामीण सभ्यता से जो है ये हुआ, ठीक है। निष्कर्ष में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं। इतना जब आपने पढ़ा तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की मौलिक सभ्यता थी, जिसके उद्भव और इसके विकास का प्रमुख केंद्र जो है व्यापार था। व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है स्थल और आपस में जुड़ते रहे, यानी स्थल और आपके जलीय से जुड़ते रहे। साथ ही साथ जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं को जो है अपनाने लगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, आपका यहाँ से अब प्रीलिम्स और मेंस, खास करके प्रीलिम्स में तो बहुत सारे अब इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार को पढ़ते हैं। तो एक अफगानिस्तान में केवल 2 जगह पाया गया है, एक मुंडीगाक और एक सोर्तुगोई में पाया गया है, 2 जगह। पाकिस्तान में लगभग 500 स्थलों से प्राप्त हुआ है, 3 राज्यों में, आपका एक बलूचिस्तान और सिंध प्रांत और एक पंजाब में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भारत में लगभग 1000 स्थल पाए गए हैं, जिसमें 7 राज्य प्रमुख है। 7 राज्य कौन कौन प्रमुख है, यहाँ देखिए, एक आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान
राजस्थान, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में पाया गया है। ये आपको जो है नोट करके आपको अच्छे से जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है, गुजरात में। तो यहाँ पर देखो मैंने ना मैपिंग भी यहाँ पर बता दिया, जैसे कि यहाँ पर देखो ये आपका, यहाँ पर देखो एक मिनट, ये देखो आपका ये भारत है ना, ये भारत है, ये आपका पूरा भारत है। जैसे यहाँ पर देखो लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, नागेश्वर हो गया, धौलागिरी हो गया, चन्नूगढ़ हो गया, कोट दीजी होगा, गनेरी वाला हो गया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, कालीबंगन, बनवाली, राखीगढ़ी है ना, उसके बाद मोहनजोदड़ो, सुतका के डोर हो गया, कोट दीजी इधर आपका हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर लोथल को भी देख लो, बहुत अच्छा। बाकी मैंने यहाँ पर देखो मैपिंग थ्रू भी बता दिया ताकि आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है ना हो, आसानी से समझ पाए। जैसे 7 नगर स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता में आप जरूर पढ़ना। अगर इन 7 नगर को पढ़ लिया ना तो 90% समझ जाओ कि आप अच्छे से जो आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। एक पहला था हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद चन्नूगढ़, उसके बाद धौलावीरा, उसके बाद लोथल, उसके बाद इधर आपका कालीबंगन, उसके बाद एक आपका हरियाणा का बनवाली। तो मैंने देखो राज्य भी हाईलाइट कर दिया, गुजरात, आपका महाराष्ट्र, आपका ये आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका ये आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर और भी है, जैसे कि यहाँ पर उसके बाद जो है नागेश्वर भी है, रंगपुर भी है, राखीगढ़ी भी है, आलमगीरपुर भी है, दाइमाबाद भी है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर नगर को देखो तो नगर 2 भागों में विभाजित था, एक दुर्ग और एक टीला में। दुर्ग क्या था तो एक पश्चिमी भाग था, वहीं नगर जो एक पूर्वी भाग था, है ना। पश्चिमी भाग ये शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग इसमें रहते थे। पुरोहित कहने का मतलब जो उस टाइम जो है ना थोड़े अमीर वगैरह थे उस टाइप के, ठीक है। अच्छा, दुर्ग जो है छोटे आकार के होते थे, लेकिन नगर जो है ये बड़े आकार के होते थे और इसमें सुरक्षा नहीं होती थी। लेकिन दुर्ग में जो है क्या होता था, दुर्ग में जो है क्या होता था आपका 4 दीवारी से ऐसे जो 1 दीवारी और 4 दीवारी से ऐसे जो है घिरा हुआ होता था, और बाहरी भाग पक्की ईंटों का तथा आंतरिक भाग कच्ची ईंटों का बना ये होता था। अच्छा, पूर्वी भाग यानी नगर में कौन कौन रहते थे, व्यापारिक वर्ग रहते थे, प्रशासनिक वर्ग जो छोटे मोटे काम करते थे, और सामान्य जनता, ये इंपॉर्टेंट है, सामान्य जनता यहाँ पे रहते थे। तो भीड़ भी ज़्यादा होगा तो लोग भी ज़्यादा थे यहाँ पर। अच्छा, दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होते थे। दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साक्ष्य कहाँ मिला है, लोथल और सुरकोटड़ा में मिला। इसको आप ना आगे बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, और चन्नूगढ़ में दोनों टीलों में किसी प्रकार की कोई रक्षा दीवार चादर जो है वो नहीं मिली है, अर्थात दुर्ग या टीला नगर बिना किसी 4 दीवारी के। अब यही कंफ्यूजन को आप यहाँ बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे लोथल और सुरकोटड़ा में कैसा मिला है, ये दुर्ग है, दुर्ग थोड़ा छोटा होता था और नगर थोड़ा बड़ा होता था। तो लोथल और दुर्ग में जनरली क्या देखा जाता था ना कि दुर्ग में ही ये किला बस ऐसे चारों तरफ होता था, लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा में दुर्ग और नगर देखो 4 दीवारी एक ही के साथ मिला है। वहीं चन्नूगढ़ में क्या हुआ, चन्नूगढ़ में क्या हुआ है, दुर्ग और नगर में कोई भी किला जो है ये नहीं है, ठीक है। सामान्य रूप से कैसा होता है, दुर्ग देखो ऐसे 4 दीवारी से घिरा होता है, नगर में कोई ऐसे सुरक्षा कवच नहीं होता। तो आई होप ये देख करके आपके माइंड से डाउट क्लियर होगा। तो देखो चीजों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर देखो धौलावीरा में क्या हुआ है ना, पश्चिम दुर्ग में जो है जल निर्माण का जो है एक अच्छा जो है उदाहरण हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन वहीं धौलावीरा टीले में जो है 3 प्रकार के जो है टीले मिले हैं, एक आपका पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और एक मध्यमा टीला, और इसी को मध्यमा बोलते हैं। तो धौलावीरा में जनरली 2 ही है, एक पश्चिम और एक पूर्व, लेकिन धौलावीरा में 3 आपका मिला है। इसको आप याद रखिएगा, ये आपके प्री में अपवाद में पूछता है। उसके बाद यहां से देखिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप अब अपनी कमर जो है कस लीजिए, है ना। जैसे कि यहां पर देखो हड़प्पा, तो 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। हड़प्पा, तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है। अन्य उत्खननकर्ता इसमें कौन थे, तो माधव स्वरूप वत्स 1923 और व्हीलर जो है 1946। अवस्थिति कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। वर्तमान में साहीवाला इसका जो है नाम है, ठीक है। रावी नदी के तट पर ये रावी नदी के बाएं तट पर ये जो है स्थित है, जो कि आपको मैंने मैपिंग में भी ऊपर में दिखाया। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर बनाए गए दुर्ग को व्हीलर ने जो है माउंट एबी की संज्ञा दी थी, ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद यहाँ देखो हड़प्पा में 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित 12 कमरे वाला एक जो है विशाल अन्नागार मिला है। क्या मिला है, अन्नागार, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से एक अन्नागार मिला है। 8 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं।
पश्चिम टीले पर जो है मजदूर आवास करते थे। एक इंपॉर्टेंट गेहूं और जौ के दाने के जो है यहाँ पर जो है आपके साक्ष्य जो है यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा, यह अन्नागार नदी के निकट था तथा इसकी मुंह जो है नदी की ओर खुले हुए थे ताकि जल मार्ग से आसानी से, जैसे कि ये अन्नागार है और नदी के साइड मुंह खुला था ताकि नौका आकर के लोड करके यहाँ से ले जा सके। तो कितना डेवलपमेंट था। फिर हड़प्पा संस्कृति में देखते हैं कि मार्त देवी की मृण मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, लिंग पूजा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, पक्की ईंटों के आवास यहाँ से प्राप्त हुए हैं और जल निकासी की उत्तम प्रणाली यहाँ से प्राप्त हुई है। बलुआ पत्थर से निर्मित जो है मनुष्य के शरीर की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। अभिलेख वाली मुहरे सर्वाधिक, याद रखना, अगर सबसे ज्यादा अभिलेख वाला मुहरे कहाँ से प्राप्त हुआ है तो हड़प्पा से, लेकिन अगर पूछेगा सबसे ज्यादा नॉर्मल मुहर कहाँ प्राप्त हुआ है तो वो मोहनजोदड़ो से, लेकिन अभिलेखीय मुहर पूछेगा तो वो हड़प्पा से, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि तांबे की जो है इक्का गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर यहाँ से जो है पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर एक बर्तन पर मछुआरे का चिन्ह यहाँ पे प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ से देखेंगे शंख वाला जो है एक बैल प्राप्त हुआ है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यहाँ से जो है दर्शाया गया है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था और पूछने की संभावना तो इसकी होती ही है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो खोज जो है रखालदास बनर्जी 1922 में जो है इन्होंने की थी। शाब्दिक अर्थ, मृतकों का टीला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट के सामने है। अन्य नाम ये प्रांतों का टीला या सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा या तो स्तूप टीला भी इसको बोलते हैं। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जनसंख्या वाला अधिक नगर है ये। भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग जो भूमध्य सागर के निकट रहते थे। एक विशाल स्नानागार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके पूछा गया है, बहुत ज्यादा, है ना। तो विशाल स्नानागार यहाँ पर पाया गया और हड़प्पा में अन्नागार। ठीक है, अन्नागार और स्नानागार में अंतर है, नहाने वाला है ये, है ना, और वो चावल वगैरह रखने वाला। कासे की नर्तकी की जो है मूर्ति पाई गई है जो कि प्रोटोस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। ये आपके यूपीएससी के ना प्री में पूछा गया था। ठीक है, पशुपति महादेव की मूर्ति पाई गई है। एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति पाई गई। सूती कपड़े के साक्ष्य अर्थात कपास का ज्ञान इसको था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा जो है जुड़वा राजधानी था, इसको बोला जाता है। गरनी वाला, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, गरनी वाला के बाद जो है सर्वाधिक बड़ा स्थल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है तो गरनी वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल गरनी वाला, और दूसरा जो है आपका कौन है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, गले हुए तांबे के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक सींग वाला जानवर यहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल सभा भवन यहाँ से मिला है। पुरोहित आवास प्लस महाविद्यालय के जो है यहाँ से प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो महास्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालिक विश्व का सबसे आश्चर्यजनक चीज कहा था कि उस टाइम भी इतना बड़ा डेवलपमेंट जो है हुआ था। ठीक है, हर घर में लगभग एक कुआं और एक स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार मतलब बाथिंग टब भी सोचो वहां पर था। ठीक है, सड़क को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना जो है स्नानागार ही है। चिमनी के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। घोड़े के दांत के अवशेष मिले। सर्वाधिक मात्रा में मुहरे यहाँ से प्राप्त हुई है जो कि वर्गाकार और सैल खड़ी से जो है वो बनी है। अच्छा, याद रखिएगा 10 मीटर चौड़े जो है राजपथ का साक्ष्य भी यहाँ से जो है वो हमें मिला है। लोथल की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका यहाँ पर स्थित है ना, खंभात की खाड़ी के साइड में। तो लोथल की बात करें तो खोज जो है इसका रंगनाथ राव 1953 में किया गया था। गुजरात में खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे में स्थित है। अन्य नाम इसका लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। एक बंदरगाह मानव निर्मित है, ये आपका पूछा भी गया था यूपीएससी में। पूर्वी टीले एवं पश्चिमी टीले के रूप में जो है नगरीय विभाजन व्यवस्था इसमें ऐसा कुछ नहीं था, जो कि मैंने ऊपर आपको ऐसा बता भी दिया था। कुछ विभाजन नहीं था, एक चार दीवारी में दोनों था, है ना। बाजरे तथा चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अग्नि की वेदिका यहाँ से प्राप्त हुआ। तो जितना यूपीएससी एंड पीसीएस में मैं इतना गारंटी बोल देता हूँ ना कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद ना आपको सिंधु घाटी सभ्यता में और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। लोथल में और देखते हैं तो यहाँ से जो है क्या क्या मिला है भाई, तो यहाँ से शतरंज का खेल का साक्ष्य जो है यहाँ पे मिला है। फारस की खाड़ी की एक मुहर मिली है। एक साथ जो है 20 सिपाहियों की जो है मुर्दों का समाधि यहाँ पर मिला हुआ है। युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले। सती प्रथा की जैसी व्यवस्था यहाँ के संकेत में जो है आपके मिले। हाथी के दांत के स्केल मिला है, जिसको जो है मापने के लिए, पैमाना के लिए यूज करते थे। आटा पीसने के लिए चक्की के साक्ष्य। मनका बनाने का कारखाना यहाँ पर है लोथल में। रंगाई कुंड अथवा कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य यहाँ
से मिले हैं। एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है जो मिस्र के साथ संबंध को जो है ये बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 2 राक्षसों के चित्र वाली मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है जिसको फारस से संबंध, यानी देखो ना ये राक्षस के जो चित्र है ना ये फारस में भी इसका जो है था, तो दोनों फारस के साथ संबंध को ये दर्शाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्र वाली मोहरें जो है यहाँ से मिली है। फिर एक जो है बर्तन पर जो है चालाक लोमड़ी को कौवे की कहानी को अंकित, यानी पंचतंत्र में जो कहानी था उसका भी अंकन जो है यहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर, तो ये आपका लोथल में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अतः धौलावीरा में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो धौलावीरा की खोज जो है जगपति जोशी ने 1967 में किया था। विस्तृत उत्खनन RS विस्ट 1990 में किया था। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मासर और मानहर नदियों के बीच ये आपके जो है स्थित है। धौलावीरा में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, तो धौलावीरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे दूसरा बड़ा स्थल है आपका धौलावीरा। नोट, पहला सबसे बड़ा स्थल, अगर देखो भारत में अगर बात करें ना, ये आपका भारत है, तो भारत में अगर सिंधु घाटी सभ्यता का बात करें तो सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी हरियाणा वाला है, और दूसरा आपका कौन है, धौलावीरा। लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें तो आपका गर्नी वाला हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, गर्नी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में तो वो मोहनजोदड़ो, यानी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल गर्नी वाला है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो में। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है सिंधु घाटी सभ्यता का, राखीगढ़ है, और दूसरा सबसे बड़ा है आपका धौलावीरा। तो माइंड में ये कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद आते हैं धौलावीरा जो है, धौलावीरा में पत्थर से बना हुआ जल कुंड प्राप्त हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। त्रिस्तरीय नगर योजना केवल धौलावीरा में पाई गई है। पत्थर का जो चमकीला पॉलिश जो है यहाँ से पाया गया है। फिर घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। फिर यहाँ पर याद रखिएगा कि एक भव्य इमारत और एक स्टेडियम के भी अवशेष यहाँ से मिले। कालीबंगन को आप याद रखिएगा, ये जो है इसका अर्थ होता है काली चूड़िया, ठीक है। खोज जो है अमलानंद घोष 1953 में, उत्खनकर्ता बीके थापर, बहुत जो है ये इतिहासकार फेमस है, 1960 याद रखिएगा। अवस्थिति इसका है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर नदी जो कि अभी जो है प्राचीन सरस्वती नदी है जो लुप्त हो गई है, उसी के किनारे ये था। तो कालीबंगन, घग्गर नदी, सरस्वती नदी भी पूछ सकता है कि किनारे है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा 7 हवन कुंड पाया गया है। ऊंटों की हड्डी पाई गई है। जुते हुए जो है खेतों के साक्ष्य जो है यहाँ पर प्राप्त हुए, और चना तथा सरसों के साक्ष्य यहाँ से पाए हुए गए हैं। अच्छा दाल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग नहीं प्राप्त हुए, ठीक है, तो आप याद रखना, ठीक है, इसको पूछ देगा। अच्छा कालीबंगन को याद रखते हैं, तो कालीबंगन लकड़ी का हल यहाँ से पाया गया है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यहाँ पर जो पाए गए हैं। लकड़ी का जो है आपका पाइप यहाँ से पाया गया है। मेसोपोटामिया की मोहरे के समरूप यहाँ पे मोहर पाया गया है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट आते हैं चन्नू दड़ो, ठीक है, तो इसकी खोज जो है NG मजूमदार ने 1931 में किया था, और इसका उत्खनन जो है अर्नेस्ट मैके 1935 में किया था। पाकिस्तान के ये सिंधु नदी के तट पर जो है प्रांत में ये पड़ता है। चन्नू दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झुकर झाकर जो है नामक एक ग्रामीण कृषि मूलक संस्कृति का जो है विकास होने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, लिपस्टिक और एक कंघे का साक्ष्य मिला है। एकमात्र ऐसा स्थल जहां वक्राकार ईंटें, इस प्रकार की जो है ईंटें यहां से जो है हमें प्राप्त हुई हैं। कहां से, चन्नू नड़ों से, ठीक है। उसके बाद 4 पहिए वाली एक गाड़ी हो गया। फिर उसके बाद मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का जो है अंकन यहाँ जो है किया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं वर्गाकार मुद्रा में 2 नग्न जो है नारियों का अंकन है, जो कि हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हुए तथा ध्वजों के बीच से जो है पीपल की पत्तियां निकल रही है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मिट्टी के मोर की एक आकृति प्राप्त हुई है। उसके बाद किसी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ पर जो है नहीं है, यानी जो पश्चिमी दुर्ग, आपका पूर्वी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ पर नहीं पाया गया है चन्नू दड़ो में। बनवाली बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो बनवाली खोजकर्ता इसके कौन थे, RH विस्ट 1947, हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। बनवाली में जल निकासी प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका यहाँ पे अभाव था, यानी जल प्रणाली जो है बनवाली में नहीं थी, ठीक है। उसके बाद सड़कें जो यहाँ पर सीधी आपकी जो है यहाँ पर नहीं थी, समकोण पर एक दूसरे को नहीं काटती थी, क्योंकि ये सब ना आपके ये अपवाद जो है ना आपके प्रीलिम्स में बहुत घुमा करके पूछते हैं UPSC के, ठीक है। अच्छा एक मकान में चावल के धावन पात्र यानी वासिन जो
हम कुछ भी बर्तन वगैरह धोते हैं तो वॉश बेसिन जो है यहाँ पर लगा हुआ हमको मिला है। कहाँ पर? बनवाली में। ठीक है। अच्छा, मिट्टी का बना हुआ एक हल का खिलौना प्राप्त हुआ है, जो के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों से निर्मित मुहरों के साक्ष्य और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद मांडा याद रखना इंपॉर्टेंट है, जम्मू में ये पड़ता है, सबसे उत्तरी भाग सिंधु घाटी सभ्यता का है। चिनाब नदी के तट के सामने स्थित है। हरियाणा का राखी गढ़ी देखते हैं। अच्छा, भारत में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल ये राखी गढ़ी है। हरियाणा के हिसार जिले में कुनाल से जो है चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बागपत में सनौली से जो है 125 कब्रों के जो है साक्ष्य मिले हैं। और प्रत्येक शव में जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो है जिसको दफनाया गया, यानी उत्तर से आपका दक्षिण दिशा में जो है सबको दफनाया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के सनौली में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सनौली में ही जो है जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। अच्छा, गुजरात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में ये स्थित है। उसके बाद सुरकोटड़ा हो गया, धौलावीरा हो गया, और देसलपुर में है जो ये पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से सुरकोटड़ा में घोड़े के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ से लोथल तथा सुरकोटड़ा में जो हड़प्पा का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 4 दीवारी से घिरे हुए हैं, जो कि आपको मैंने डायग्राम में भी बताया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, गुजरात का एक हड़प्पाई स्थल रंगपुर है, जो भादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। सौराष्ट्र या काठियावाड़ी जिले में ये जो है स्थित है। रंगपुर से धान की पराली के जो है साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए। दाइमाबाद याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणतम बिंदु, गोदावरी नदी की प्रवरा नदी के सामने है। और यहाँ पर तांबे के रथ के साक्ष्य जो है हमें जो है ये मिले हैं। अच्छा, ये आप याद रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात का सुरकोटड़ा और राजस्थान का कालीबंगा, यहाँ से जो है इनके पतन का कारण भूकंप का कारण बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। बाकी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, बाकी और इंपॉर्टेंट चीज यहां से डिस्कस करते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो है वो क्या है? गनेरी वाला है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत के जो है कोटदीजी से जो है एक अलंकृत खंबे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटों जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कोटदीजी से जो है पत्थर के तीर भी प्राप्त हुए हैं। पत्थर के तीर याद रखना। सिंध प्रांत के आभरी से जो है बारासिंघा के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए आभरी से सिंध प्रांत में। ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के अली मुराद में एकमात्र ग्रामीण स्थल पाया गया है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता जो है जूरी दड़ों से जो है स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंध प्रांत के अल्लादीनों से जो बंदरगाह के जो है स्थल प्राप्त हुए हैं, जो कि अरब और सिंधु नदी के संगम पर स्थित था। आपको याद रखना, ये सब प्रीलिम्स में काफी पूछा जाता है, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या तो यूपीएससी। तो कि मैंने बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर बलूचिस्तान प्रांत में जो है स्थित नौसारों से जो है सिंदूर के जो है साक्ष्य यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पर अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाही नगर बालाकोट से जो है सीप के उद्योग के साक्ष्य मिले। सीप जो होता है ना समुद्र में सादा वाला, उससे, है ना, जो कि आपका उधर जाता भी था, कहाँ, मेसोपोटामिया वगैरह जाता था। ठीक है। अच्छा, सतका को ही सादी कौर नदी के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर जो है पाया गया। सुतकांग के डोर दास्त नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। अच्छा, अब देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको हमेशा याद रखना है। नदी के तट यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नदी के किनारे प्रमुख स्थल। सिंधु नदी में सबसे ज्यादा एक आपका मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, आमरी हो गया, एक अली मुराद हो गया, अल्लादनी हो गया और कोटदीजी हो गया। चिनाब नदी में मांडा जो कि जम्मू में पड़ता है। रावी नदी में एक इंपॉर्टेंट हड़प्पा। सतलज नदी में रोपड़। घग्गर या सरस्वती नदी में आपका बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल और एक आपका कालीबंगन, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट आते हैं। भोगवा नदी में लोथल, हिंडन नदी में आलमगीरपुर, ताप्ती नदी में मालवन, भादर नदी में आपका रंगपुर, गोदावरी नदी में दैमाबाद, दास नदी में सुतकांगेडोर, सादी कौर नदी में आपका सुतका कोह और आपका कीम नदी में मेघम। ठीक है, तो कितना अच्छा, जल्दी ऐसे रिवीजन करते हैं शॉर्ट नोट्स बना करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्री के लिए भी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेष जो है इसकी नगर तथा भवनों का योजनाबद्ध ढंग से निर्माण था।
नगर जो है पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में विभाजित थे। इसी प्रकार सुनियोजित नगर व्यवस्था जो है अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं थी जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में थी। पश्चिम और दुर्ग पश्चिम भाग और जो पश्चिम भाग को दुर्ग और पूर्वी भाग को जो है नगर कहा जाता था। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए पश्चिमी भाग में जो है प्रशासनिक वर्ग या अधिक ऊंचाई पर रहते थे ताकि युद्ध एवं बाढ़ की समस्याओं से सुरक्षित रह सके और इसीलिए चार दीवारी से ही घिरा हुआ था। फिर उसके बाद राजकीय व्यक्तियों के रहने के कारण जो है वर्तमान जैसे राजकीय व्यक्ति जहां आता है इंपॉर्टेंट वीआईपी आदमी और उसकी सुरक्षा जैसे रहती है तो वर्तमान समय भी वहां भी सुरक्षा ऐसे ध्यान रखा गया था राजकीय लोगों का। पूर्वी भाग में सामान्य जनता जो है वो रहती थी। ये देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में कितना छाप इसको लिख सकते हैं ना। सड़कों का निर्माण जो है अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से हुआ था। सड़कों में जो है ग्रिड प्रणाली का जो है उपयोग किया था। सड़कें जो है सीधी रेखा में एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। उसके बाद जो है प्रत्येक नगर अन्य खंडों में विभाजित था। सड़कें जो है उत्तर से दक्षिण और एक जो है पूर्व से पश्चिम था जिनकी मिनिमम चौड़ाई 3 मीटर चौड़ाई लगभग जो है ये थी। अच्छा, अन्य बात करें यहाँ पर रखिएगा कि केवल मोहनजोदड़ो में जो है 10 मीटर चौड़ा जो है राजपथ हमको यहाँ पर देखने को मिला। केवल मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क मिली है जिसे राजमार्ग कहा जाता है, ये मोहनजोदड़ो में ही है ना। गलियां तथा छोटी सड़कें मुख्य सड़कों से जो है जाकर के वो मिलती थी। ठीक है। अच्छा, सड़कों एवं गलियों के किनारे जो है मकान बने हुए हैं और मकानों का मुख्य द्वार जो है सड़कों के विपरीत दिशा में है जो कि आपका ऐसा इसलिए कहा गया है, विपरीत दिशा में इसलिए है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके। ठीक है। और उसके बाद अपवाद के तौर पे लोथल के मकानों का जो है वो मुख्य सड़क पर खुला हुआ है, तो ये सब कभी कभी पूछता है अपवाद भी। ठीक है। अच्छा, सड़कें मुख्यतः कच्ची थी लेकिन सड़कें मुख्यतः कच्ची थी लेकिन केवल मोहनजोदड़ो में है पक्की ईंटों के सड़क के साक्ष्य जो है राजमार्ग मिले जो कि अभी तक भी वैसा ही स्थिति में है। आप वीडियो वगैरह में उसका देख भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सड़कों जो है दोनों और जो है गंदे निकासी जल का जो है प्रबंध किया गया था। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंस में लिख सकते हैं। नालियों का निर्माण, गलियों के किनारे नालियां ढकी हुई थी। प्रत्येक मकान की नाली जो है मुख्य नाली से मिलती थी। मुख्य नाली एक बड़े नाली से मिलती थी और नालियों में एक मैन हॉल यानी ढका हुआ भी होता था, मैन हॉल भी होता था। ठीक है। भवन का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भवनें सुनियोजित थी। उसके बाद मकान तथा कच्चे पक्के दोनों ईंटों से बने होते थे। आवश्यकता अनुसार 2 मंजिला भी होती थी जो कि सीढ़ियां लगी होती थी। लगभग प्रत्येक घर में कुआं होता था। रसोई घर आपका आंगन हो गया, स्नानागार हो गया, शौचालय, ये सब भी मौजूद था। आंगन कच्ची ईंटों से बना होता था। केवल आंगन जो है वो कच्ची ईंटों से बना होता था। केवल कालीबंगा की आंगन जो है वो पक्की ईंटों से बना होता था। एक एक इंपॉर्टेंट चीज को मैंने यहां पे लिख दिया है रिवीजन करने के लिए। इससे बेस्ट तरीका और मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कई मकान पर जो है चबूतरे बने होते थे। संभवतः बाढ़ से बचने के लिए ऐसा किया जाता। मकान जो है आयताकार होता था और निर्माण जो है ईंटों का, मकान आयताकार होता था और ईंटों का निर्माण से बना होता था और इसी ईंटों में जो है जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था ताकि पानी के रिसाव से बचा सके। इंग्लिश बॉन्ड का यूज किया होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। आप इंग्लिश बॉन्ड देख सकते हैं। अभी जो घर ऐसे रख के नहीं बनाते वही इंग्लिश बॉन्ड वगैरह। ठीक है। उसके बाद देखो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति को देखो किसी भी प्राचीन स्थिति को जानने के लिए ना उसका लिखित साक्ष्य होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। ठोस और प्रमाणिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। हाँ, इतना अवश्य है कि तत्कालिक समाज में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के संकेत के प्रमाण नहीं मिले हैं। घरों के आकार में अंतर है। पूर्वी एवं पश्चिमी टीलों में जो है विभेदीकरण है। पूर्वी टीलों में जहाँ आम लोग रखते थे, पश्चिमी भाग में वहाँ शासक वर्ग वगैरह लोग रहते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए दुर्ग टीलों की 4 दीवारी से पता चलता है कि यहाँ प्रतिष्ठित वर्ग का निवास था। समाज के कुछ व्यक्तियों की धार्मिक स्थिति अच्छी थी, आर्थिक स्थिति जो है यहाँ पर अच्छी थी। अतः जो है समाज में उचित समतावादी ये था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सूती और ऊनी कपड़े को जो है पहनते थे। लोथल से जो है कई रंगाई कपड़े के जो है रंगाई कुंड भी मिला हुआ जो कि ऊपर मैंने आपको डिस्कस करके बताया भी था। मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो कितना अच्छा ये रिवीजन आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता के 9 फसलों का ज्ञान जो बहुत अच्छे तरीके से था। क्या क्या, तो यहाँ पर देखिए मेंस में आप इसको लिख भी सकते हैं और प्री में भी आता है। एक आपका गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल, तो इसका बहुत अच्छे से नॉलेज था। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें भी थी जो विशेष साक्ष्य से प्राप्त हुई है जिसको स्थानीय फसल के रूप में ये लोग जानते थे, जैसे कि लोथल से बाजरा, रंगपुर से धान की भूसी, बनवाली से आपका रागी ज्वार। इस प्रकार सभ्यता लोग जो है मोटे अनाज से भी परिचित थे।
देखे कालीबंगन से जो है जुते हुए खेत प्राप्त हुए और यहाँ से याद रखना एक साथ 2 फसल मटर और सरसों यहाँ से जो है लगाया जाता था। ठीक है, बनवाली के जो है बनवाली में जो है मिट्टी के हल प्राप्त हुए, लकड़ी के हल, पत्थर के हंसिए ये जो प्राप्त हुए। अच्छा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, गाय, ऊंट और घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर इसका अंकन नहीं मिलता है, याद रखिएगा, है ना। अच्छा, सुरकोतड़ा में जो है घोड़े के अस्थि पंजर जो है या कंकाल जो है ये हमें जो है प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो है घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगन में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है के लोग शेर के बारे में जानकारी इनको नहीं थी, याद रखिएगा, शेर के बारे में जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ देखिए उद्योग को आते हैं, तो उद्योग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिल्प और उद्योग, तो शिल्प और उद्योग में कपड़ा उद्योग जो है सबसे प्रमुख था। उसके बाद मृद भांड उद्योग जो मट्टी के बर्तन वगैरह जो कि लाल रंग से होता था। मनका उद्योग जो कि दूसरा, याद रखिएगा, मनका उद्योग जो था ये दूसरा सबसे बड़ा जो है ये हमारा उद्योग था। उसके बाद सीप उद्योग भी जा तो मेसोपोटामिया वगैरह जाता था। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता आर्थिक आधार पर, व्यापारिक और वाणिज्यिक आधार पर मेसोपोटामिया और मिस्र से व्यापार करते थे। अच्छा, मेसोपोटामिया को ही सुमेरियन की सभ्यता भी बोला जाता है। बेलनाकार मुहरें यहाँ पर जो है प्रसिद्ध थी मेसोपोटामिया में। वहीं मिस्र में जो है मम्मी मॉडल जो है गुजरात में ये जो पाया गया है मिस्र का। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा ना, सरगोन का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। सर सरगोन का अभिलेख ना 2350 ईसा पूर्व जो है कहाँ का था, फारस की खाड़ी में था, आपका मेसोपोटामिया में। और इसी सरगोन के अभिलेख में जो है मेसोपोटामिया का एक मतलब समझ जाओ कि इसमें क्या है ना कि मेसोपोटामिया का एक वंश जिसका एक राजा कौन था, अकाड था। ठीक है, इसके बारे में उल्लेख है इसी अभिलेख में। अच्छा, सरगोन के अभिलेख में और भी उल्लेख क्या है, एक मेलुहा। मेलुहा क्या था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की, मेलुहा का मतलब ही होता था सिंधु घाटी सभ्यता से। मगन का मतलब मकरान तट होता था, और वर्तमान में जो है ये आपका ये बलूचिस्तान। दिलबुन आपका कौन था, तो आधुनिक बहरीन। ठीक है, ओके। इसके बाद ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में आयात और निर्यात क्या क्या था। तो आयात मतलब आता था कौन, तो बाहर देश से। आयात मतलब आना, तो बाहर से क्या क्या आता था, तो बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, तांबा, फिरोज और सीसा। और निर्यात यहाँ से जाता क्या था, तो शिप से निर्मित सामान हो गया। हाथी के दांत के पैमाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, शिप वाला वो ऐसे घोंगा ये नहीं रहता है ऐसे जी, शंख वगैरह है ये सब। सूती वस्त्र जाता था और मनके वगैरह भी यहाँ से जाते थे। तो आयात निर्यात भी आपको पता चल गया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे को देख लो कि कुल जो है 2500 मोहरे यहाँ से जो है हमें प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा 1200 मोहरे जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जो कि ज्यादातर वर्गाकार मोहर है। लिपि इसका चित्रात्मक है। कुछ जो है बेलनाकार और आयताकार भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा यहां से देखिए सर्वाधिक अभिलेख मोहरे अगर पूछेगा तो हड़प्पा से प्राप्त हुए, लेकिन सर्वाधिक मोहर पूछ दिया नॉर्मल तो मोहनजोदड़ो, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख मोहरे पूछ दिया तो हड़प्पा। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहां देखते हैं अधिकांश मोहरे जो है एक सिंग वाले बैल को यहां पर दर्शाया गया है। नोट, गाय, ऊंट, घोड़ा, शेर किसी भी मोहर में चित्रित नहीं किया गया है, बार बार बता रहे हैं। उसके बाद यहां पर आप पढ़िएगा सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मोहरे पर बैल का चित्रण किया गया है। व्यापार जल और परिवहन दोनों से होता था। हड़प्पा सभ्यता के लिपिगत साक्ष्य सबसे पहले जो है 1853 में चार्ल्स मेसन द्वारा जो है ये प्राप्त हुआ था। कुल 64 मूल चिन्ह इसमें पाए गए। अंग्रेजी के यू अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। चित्र में जो है मछली और बैल का ज्यादा प्रयोग किया गया है। अच्छा, यहाँ पर हड़प्पा की जो लिपि थी वो बाउस्ट्रोफेंडन थी ना, इसको आप सुधार लीजिएगा, बाउस्ट्रोफेंडन। ठीक है, या इसको बुस्ट्रोफेदन या गौमूत्रिका भी कहते थे। ठीक है, इसकी लिखावट को, है ना। अच्छा, लिपि जो है दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं ऐसे लिखा जाता था, मतलब कि ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी ये ऐसे 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 लिखा जाता था। तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, जो कि ये हमारा लगभग लास्ट टॉपिक भी होने चला है, ये मेंस में काफी पूछा जाता है। ठीक है, चौड़ी सड़कें गलियों में परिवर्तित हो गई, घरों की नियोजित जो है अव्यवस्थित हो गई, जल निकासी की व्यवस्था जो है गिरावट आ गई, इसमें पक्की ईंटों के स्थान पर पुराने ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के व्यापार में जो है गिरावट यानी विच्छेदित हो गया, जो कि पतन को इंगित करता है। और याद रखना 1900 ईसा पूर्व में मेलुहा शब्द का प्रयोग, यानी मेसोपोटामिया में जो मेलुहा शब्द का प्रयोग होता था 1900 ईसा पूर्व में ये खत्म हो गया। अच्छा, तो ये भी पतन को इंगित करता। नगरीय स्वरूप का ह्रास हो गया और ग्रामीण सभ्यता की ओर जो है बढ़ने लगे। अच्छा, ये तो हो गया पतन के कारण। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वानों का क्या मत है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आर्यों का आक्रमण हुआ,
ये कौन कहते हैं? मार्टिन व्हीलर और अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण जो यहाँ के जो है मूल लोगों पे हुआ और इससे सभ्यता खत्म हुई। बाढ़ को कौन कौन बताते हैं? तो जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और एसआर साव, ठीक है। मलेरिया को कौन बताते हैं? तो मोहनजोदड़ो, अच्छा सॉरी, मलेरिया का कारण जो है क्या क्यों बताते हैं? क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो है नर के कंकालों में मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कुछ वैज्ञानिक मतलब सॉरी कुछ इतिहासकार मलेरिया को ही बताते हैं। अच्छा, जलवायु परिवर्तन जो है कौन बताते हैं? तो अरेल स्टाइन और आपका अमलानंद घोष बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को बताते हैं टीएच आपके लैम्ब्रिक। उसके बाद विवर्तनिक हलचल जो कि आपके लोथल में साइड में हुआ था वो जॉर्ज डेल्स आपके बताते हैं। प्रशासनिक लापरवाही को जॉन मार्शल बताते हैं। नदी मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा, इसको अमलानंद घोष बताते हैं। हो गया ये कंप्लीट। अच्छा, आपने सभ्यता को पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये भी जान लो कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। तो सभ्यता एक भौतिक पक्ष का प्रधान होता है, जबकि ये संस्कृति एक वैचारिक पक्ष का प्रधान होता है। भौतिक मतलब जो डेवलपमेंट हो गया, नदी पहाड़ हो गया, आगे का जो डेवलपमेंट वगैरह ये हो गया, है ना। ये सभ्यता क्या है? एक साधन है, लेकिन संस्कृति एक साध्य है। तीव्र गति से ये प्रसार होता है सभ्यता, लेकिन ये धीरे धीरे किंतु लगातार प्रसार होता है। कोई संस्कृति होता है ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो होता चला जाता है, और ये तीव्र गति से सभ्यता होता है। अच्छा, भौतिक प्रगति का ये सूचक होता है, लेकिन ये मानसिक प्रगति का जो है ये सूचक होता है। तो बहुत अच्छा ये हमारा टॉपिक था, और बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लियर भी कर दिया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो ही सकते हैं। तो बहुत मेहनत लगा है इसको लिखने में, तो आप इसको जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं सारा कुछ आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप जरूर जो है हमें सपोर्ट करना एंड लाइक जरूर करना, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि देखिए मैं मैपिंग थ्रू भी यहाँ पर बहुत सारा कुछ बताता हूँ। 7 नगरीय स्थल को मैंने बताया, जो कि माइंड में आप लिख भी सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर में जो है टॉपिक को, उसके वैचारिक टॉपिक को भी हमने रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो ही सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो मैंने देखिए वर्ल्ड विश्व इतिहास को मैंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता से आपको जोड़ करके दिखाया कि कैसा था मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन और सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद और भी चीज़ मैंने जो सिंधु नदी तंत्र को आपको मैंने बता करके दिखाया, और भी मैंने एक इंपॉर्टेंट जो है इसको एक जो है मैंने इसके स्थल को आपको बताया कि मैपिंग में मेंस में पूछेगा तो इसके व्यापार को आप कैसे लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।